धीरज रेली हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार में बात करने के लिए। धीरज, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपसे एक ब्रोकरेज हेड, एक मार्केट पार्टिसिपेंट के तरह से आरबीआई कमेंट्री का आपका एनालिसिस जानना चाहेंगे, स्पेशली दो बातों पे, इन्फ्लेशन जो उन्होंने ऊपर की लिमिट को बढ़ा दिया और ग्रोथ को जो 7.8% का अनुमान था उसको ट्रिम करके 7.2 किया। लेकिन बाजार बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुआ इस बात से। थैंक यू अजय। आरबीआई पॉलिसी जो आज शक्तिकांता दास जो गवर्नर ने दी बहुत ही सकारात्मक थी और साथ में उन्होंने क्या कहते हैं एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच के साथ इस पॉलिसी को बहुत ही सहजता के साथ पेश किया। तो आपने सही कहा कि उसमें दो मेन मुद्दे थे कि इन्फ्लेशन, ये हम सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी चिंता का विषय इस समय जो मार्केट में है वो है इन्फ्लेशन। और दिस हैज टेकन, मतलब ये इन्फ्लेशन जो है वो बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम है। तो इसको एक एक्नॉलेज करना इन्फ्लेशन को कि यस इन्फ्लेशन है और हम उसको डील करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो इसको मार्केट ने बहुत पॉजिटिव लिया कि हम लोग क्या कहते हैं इन्फ्लेशन को एक्नॉलेज कर रहे हैं एटलीस्ट एट सेंट्रल बैंक लेवल। और दूसरी बात आपने कही क्या कहते हैं ग्रोथ में, ये भी एक बहुत स्वाभाविक था कि जब आपका इन्फ्लेशन हाई होगा और आपके कमोडिटी प्राइसेस इतने हाई हैं और उसका इम्पैक्ट अगर पूरी इकोनॉमी पे आएगा तो जो है आपकी जीडीपी ग्रोथ वो मॉडरेट होना एक नेचुरल प्रोसेस है। तो उस तरह से एस्टिमेट चेंज हो रहे हैं, मूडीज ने भी एस्टिमेट चेंज किया ही था पहले। तो ये एक तरह से एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है कि हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ मॉडरेट होगी आने वाले समय में। इनफैक्ट धीरज, आपको वो एक उनका कमेंट्री एग्जैक्टली इन्फ्लेशन पे क्या था वो सुनवाते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे लेके चलेंगे। Real GDP growth for the year 2022-23, that is the current financial year 22-23, is now projected at 7.2%. I repeat, 7.2%, with Q1 22-23 at 16.2%, Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%, assuming crude oil, that is Indian basket, at US dollar 100 per barrel during the year 2022-23. On the assumption of a normal monsoon during 2022 and average crude oil price, that is the Indian basket, at US dollar 100 per barrel, 100 per barrel, inflation is now projected at 5.7%. I repeat, inflation is now projected at 5.7% in 2022-23, with Q1 at 6.3%, Q2 at 5%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.1%. It may, however, be noted that given the excessive volatility in global crude oil prices since late February and the extreme uncertainty over the evolving geopolitical tensions, any projection of growth and inflation is fraught with risk. राइट धीरज, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा हल्की बातें करते हैं। अभी न्यूज़ आई है कि जो इन्फ्लेशन है वो हम लोग के हाउस होल्ड्स में भी घुस रहा है। अभी तक ग्रोसरी खरीदने जाते तो महंगा होता जा रहा था, लेकिन अब बर्गर पिज़्ज़ा के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, एट द सेम टाइम ये यम ब्रांड्स, KFC, द पॉपुलैरिटी, पहले क्या था कि बड़े बड़े शहरों में थे, अब छोटे छोटे शहरों में हर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये QSR चेन्स मिल जाएंगे। आपका क्या व्यू है इस नए उभरते हुए इंडिया के बारे में, जो ये आपके QSR की तरफ काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड है और हम कंपनी से बात करते हैं उनकी वॉल्यूम ग्रोथ पे बड़ी अच्छी कमेंट्री सुनाई दे रही है। तो ये सारी जो 5-7 कंपनीज हैं इन पे कोई व्यू? कंपनी स्पेसिफिक व्यू तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपने सही कहा अजय जी, क्या कहते हैं कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और ईटिंग आउट ये एज ए कल्चर इंडिया में बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है और मेरा ये मानना है कि ये कल्चर अभी और ग्रो करेगा। थोड़ा सा क्या कहते हैं प्राइसेस इंक्रीज होने से इसकी डिमांड में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसको अगर हम इस तरीके से देखते हैं कि जो हमारा मध्य वर्ग है वो बहुत सशक्त हो रहा है और उनकी इनकम बढ़ रही है और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो भी एक बढ़ रही है। तो ये एक एस्पिरेशनल इंडिया की स्टोरी है और आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये स्टोरी अभी इसमें बहुत दम है और ये स्टोरी कंटिन्यू रहेगी।
Of course, Dheeraj, welcome to 18 Hours Swadesh and good afternoon, Mansi. This side, it's a real good pleasure to have a guest like you with us. Of course, जिस तरह से आप RBI की क्रेडिट पॉलिसी और सेक्टर स्पेसिफिक अपना नजरिया बता रहे हैं, नतीजों का सीजन भी आप कह सकते हैं आप शुरू ही हो चुका है Q4 FY22 के नंबर्स, और इस बार पहली बार ऐसा होगा कि नतीजों के साथ साथ हम देख रहे हैं पूरी तरह से अनलॉक फेज जो है वो अब ऑपरेशनल होते हुए दिख चुके हैं, सब कुछ खुल गया है। नंबर्स का इम्पैक्ट कहाँ पर कैसा आप देखेंगे? मानसी, अनलॉक तो हो गया है, लेकिन अनलॉक का इम्पैक्ट थोड़ा लास्ट क्वार्टर में इतना विजिबल नहीं होगा, क्योंकि जो अनलॉक हुआ वो लास्ट मार्च में हुआ, मिड मार्च में हुआ। तो उसका इम्पैक्ट जो देखेंगे हम आने वाले क्वार्टर में, क्वार्टर 1 FY23 में देखेंगे। बट जो ये क्वार्टर FY22 का लास्ट क्वार्टर था, इस क्वार्टर का जो बहुत ही कंट्रास्टिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ सेक्टर्स बहुत अच्छा करेंगे और कुछ सेक्टर्स में आपको दिखेंगी थोड़ी तकलीफ। तो बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे क्या कहते हैं वो अच्छा करेंगे, क्योंकि उनका निम बड़ा है, उसमें एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, प्रोविजंस जो कम होंगे और डिपॉजिट्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो मेरा ये मानना है कि आपको बैंकिंग सेक्टर में अच्छे नतीजे मिलेंगे, पूरे BFSI सेक्टर में इनफैक्ट आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे देखने को। इंश्योरेंस के लिए भी ये लास्ट क्वार्टर अच्छा क्वार्टर रहा है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी अच्छी रही है, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर था FY21 से उसके कंपैरिजन में इस पूरे सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ है। BFSI सेक्टर के अलावा ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। उसमें उनके पास इन्वेंट्री रिलेटेड गेन्स हुए, मार्केटिंग और रिफाइनरिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो बेसिकली ऑयल एंड गैस इज अनदर सेक्टर वेयर वी विल सी बेटर रिजल्ट्स। लेकिन हाँ, ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे ऑटो है, सीमेंट है, FMCG है, यहाँ पर हमको थोड़ा म्यूटेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इन सब सेक्टर्स में मार्जिन्स और प्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज रहे हैं, और ये आने वाले समय में भी कुछ इन इश्यूज का हम देखेंगे इम्पैक्ट इन सब सेक्टर्स पे। तो आप बहुत ही कंट्रास्टिंग देखेंगे। IT सर्विसेज सेक्टर में रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। तो इस तरीके से सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या कहते हैं कि एक कंट्रास्टिंग रिजल्ट मिलेंगे। बट ओवरऑल मुझे लगता है ऐसा कि नतीजे अच्छे रहेंगे। हमारा जो निफ्टी का EPS का एस्टिमेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 ओवर फाइनेंशियल ईयर 2021, ये कुछ 20-21% ग्रोथ रहेगा। गुड आफ्टरनून धीरज, प्रियंका यार, आप कुछ और सेक्टर्स की जैसे बात करें, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे तो नजर होगी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दीज इनसाइट्स। पर अगर बहुत सेक्टर स्पेसिफिक आपका व्यू जानना चाहें, आपने हालांकि बताया कि सीमेंट या ऑटो इनके लिए प्रेशर होगा, लेकिन होम इम्प्रूवमेंट एक थीम ऐसी है जहां पर अगर जब ओपन अप हो रहा है, रेसिडेंशियल डिमांड जब पिक हो रही है, रियल एस्टेट के बिजनेस अपडेट्स अगर हम लास्ट क्वार्टर के देखें, चाहे शोभा के हो, मैक्रोटेक डेवलपर के हो, आप लोन डिसबर्समेंट की फिगर्स आप फाइनेंस कंपनीज की देखें, तो जाहिर तौर पर जो ये पेंट अप डिमांड है, इस डिमांड का क्लियर असर दिखेगा। लोग होम इम्प्रूवमेंट थीम पर भी खर्चा करेंगे। ये स्पेस में अगर आपका कहीं फोकस हो, कोई रिसर्च या इंसाइट आप हमसे शेयर करना चाहें? तो दोनों कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्पेस में, दोनों में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी और एक अच्छा रुझान देखा कस्टमर्स का। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड पेंडेमिक ऑफ 2 years, पीपल हैव रियलाइज कि उनको घर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो हमने देखा क्या कहते हैं कि एक अच्छी तेजी आई, एक अच्छी डिमांड आई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में। और अब जबकि अनलॉक हो गया है और यही उम्मीद करते हैं कि अनलॉक ही रहेगा, तो एक कमर्शियल स्टेट में भी, कमर्शियल रियल एस्टेट में भी डिमांड आनी चाहिए। आपने बात की होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर की। जैसे ये सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप नए घर लेंगे कस्टमर्स, तो उनमें वो इंटीरियर्स भी करेंगे और उसके साथ वो और भी उसके लिए उससे जो रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो करेंगे, तो उसमें इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगी। वी आर वेरी बुलिश ऑन लो कॉस्ट डिस्क्रिशनरी स्पेंड। तो हमने एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट इस पे कुछ समय पहले निकाली थी, जिसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था क्या कहते हैं कि हमारा HDFC सिक्योरिटीज का एक बहुत क्लियर व्यू है कि आने वाले कुछ सालों में जो भी लो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है, लो कॉस्ट डिस्क्रिशनरी स्पेंड, वो बहुत ही अच्छा करेंगे। तो इसमें चाहे होम इम्प्रूवमेंट हो, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हो, डोमेस्टिक ट्रैवल रहे, थोड़ा इंटरनेशनल ट्रैवल भी रहेगा इसमें। तो इन सब सेक्टर्स में जहां पर भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स इन्वॉल्व हैं, वहां पर हम देखेंगे एक अच्छी
ग्रोथ आएगी, मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगी। अभी आप देखिए क्या कहते हैं, आईपीएल के आने के बाद से बॉम्बे में कहीं पर भी आपको कहीं पर भी कोई होटल नहीं मिल रहा। होटल्स आर ऑपरेटिंग एट ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपेंसीज, और बाकी भी जगहों पर जो अनलॉकडाउन थीम है वो एक बहुत ही क्लियर तरीके से विजिबल है, और पेंट अप डिमांड एक क्लियर तरीके से विजिबल है। धीरज, मैं ऑटो सेक्टर पे आपसे एक व्यू लेना चाहूँगा। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। 2-3 साल के खराब प्रदर्शन के बाद कुछ स्टॉक्स धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं अपने उससे, और ईवी डिस्ट्रप्शन वाला मामला भी अब जो था वो धीरे धीरे साफ आ रहा है कि इतना ईजी नहीं होगा उनके लिए मार्केट शेयर गेन करना। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है ऑटो स्पेस पे। मैं अपने कुलीग उत्कर्ष को जोड़ना चाहूँगा, आप वो कहानी सुने, उस पर भी मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूँगा। उत्कर्ष, बताइए क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेके आए हैं आप? उत्कर्ष, आपको आवाज आ रही है? ओके, उत्कर्ष को अभी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन उससे पहले धीरज से ही पूछ लेते हैं। धीरज, क्या व्यू है आपका इस समय पैसेंजर व्हीकल स्पेस पे जहां डिसरप्शन हो रहा है? टाटा मोटर्स सेकंड हो गया, हुंडई को नीचे कर दिया, मार्केट शेयर लूज मारुति ने भी थोड़ा किया, और टू व्हीलर्स में कैसे देखते हैं इस स्पेस को? टू व्हीलर्स में डिमांड कंटिन्यू रहेगा। पैसेंजर व्हीकल जिसमें 4 व्हीलर्स है पर्टिकुलरली, उसमें हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि जो कस्टमर्स का रुझान है वो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ है। दैट्स हाउ टाटा मोटर्स हैव डन बेटर। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेरे को लगता है एक बहुत ही लॉन्ग टर्म और सस्टेन्ड स्टोरी है। इसमें गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स भी इन्वॉल्व हैं, अवेयरनेस टुवर्ड्स दी एनवायरनमेंट भी है कस्टमर्स और कस्टमर के लेवल पर। तो मुझे लगता है क्या कहते हैं कि ये ईवी स्टोरी जो है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म स्टोरी है, बट ये स्टोरी कंटिन्यू रहेगा। आने वाले समय में, जैसा मैंने थोड़े समय पहले कहा कि हम लोग लो कॉस्ट डिस्क्रिशनरी स्पेंड के लिए तो बुलिश हैं, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है और तो पैसेंजर व्हीकल्स में हमें लगता है क्या कहते हैं डिमांड में थोड़ा सा वो रहेगा, म्यूटेड डिमांड रहेगी इसकी। और साथ में क्या कहते हैं कॉस्ट भी उनकी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट उनका इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा फ्यूल प्राइसेस में जो इंक्रीज है वो भी एक डेटरेंट प्रूव करे होगा क्या कहते हैं कस्टमर्स को नए व्हीकल्स खरीदने के लिए। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। साथ ही धीरज जी, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि ऑटोस पे तो आपने अपना व्यू दिया, ऑटो एंसिलरी पर आपका क्या व्यू निकल कर आ रहा है? क्योंकि भले ही जो हेडविंड्स थे ऑटो सेक्टर के लिए चिप की शॉर्टेज हो या ये सारे थे जिसके चलते ऑटो सेक्टर ने अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस झेला भी है, लेकिन ऑटो एंसिलरी उस पर क्या व्यू निकल कर आ रहा है आपका? तो इंडियन ऑटो एंसिलरीज ने अपने आप को एक ग्लोबल प्लेयर बनाया है। वो सिर्फ इंडियन मार्केट को सर्व नहीं करते हैं, वो ग्लोबल मार्केट्स को सर्व करते हैं। तो जैसा हमने देखा क्या कहते हैं ग्लोबल लेवल पे वेदर इट इज रिलेटेड टू चिप्स और डिमांड रिलेटेड इश्यूज रहे इन पेंडेमिक पीरियड में, तो उस को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए काफी उन्होंने दिक्कतें झेली हैं। बट मेरे हिसाब से अब यहाँ से आने वाले समय में हम देखेंगे क्या कहते हैं कि डिमांड एटलीस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में, यूएस में डिमांड पिकअप होने वाली है। और साथ में ये जो चिप्स की प्रॉब्लम है, ये बाय एंड लार्ज इन नेक्स्ट 3 to 6 months दिस विल बी बिहाइंड अस। तो आई स्ट्रांगली बिलीव क्या कहते हैं कि एंसिलरीज के लिए एक अच्छा फ्यूचर है। राइट, चलिए उत्कर्ष आ गए।